प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत। साइंस के अपन थर्ड चैप्टर में पहुंच चुके हैं और आप भी पहुंच चुके हो थर्ड चैप्टर, जिसमें अपन मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारी आप दिक्कतों को झेल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, है ना। अदर में आप लोग साइंस के साथ साथ में मैथ भी है, मैथ के साथ में इंग्लिश भी है, तो खूब सारे सब्जेक्ट्स को आप झेल भी रहे हो, लेकिन साइंस को आप झेल नहीं रहे हो। रियल में बहुत अच्छे से आप एंजॉय करते हुए इस चीज़ों को पढ़ते हो। एक वो कोटेशन आता है कि यूं जमी पर बैठ क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को जमाना सिर्फ तेरी उड़ान देखता है ना। तो बहुत ही शानदार। और ओके, तो लेके चलते अपन और चैप्टर नंबर थर्ड की तरफ। चैप्टर थर्ड, और इस चैप्टर थर्ड में अपन पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। धातु और अधातु के अंदर क्या दिक्कत हो गई थी वॉइस की, तो वापस स्टार्ट करता हूं मैं। तो धातु और अधातु, या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेटल एंड नॉन मेटल, इनके बारे में बोला जाता है। ये जो धातु और अधातु है, मेटल और नॉन मेटल है, एक्चुअल में होता क्या है। तो खूब सारी अपन पदार्थों को देखते हैं अपने आसपास में, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, कॉपर, खूब सारे पदार्थ हैं। इन सभी को अपन धातु कहते हैं। वातावरण में इतनी सारी गैसें पाई जाती है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी अधातुएं होती है। तो कुछ पदार्थ धातु है और कुछ पदार्थ अधातु है ना। तो इनको अपन परिभाषित कैसे करते हैं, ये चीजें भी रहती है। अच्छा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें से करंट चलता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें से करंट नहीं भी चलता है। क्या अपन उस आधार पे इनको वर्गीकृत करते हैं या फिर उसको डिफाइन करते हैं। तो खूब सारे इसके क्राइटेरिया रहते हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि वर्तमान में टोटल तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें से 92 तत्व, है ना, 92 तत्व जो कि प्राकृतिक है। उसके बाद के तत्व लगभग मनुष्य के द्वारा निर्मित है या फिर कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल संश्लेषित तत्व है। तो तत्वों की सीरीज को भी अपन यहाँ पे देखते हैं। तो वर्तमान में तत्वों की संख्या टोटल 118 है, जिसमें से 92 तत्व वो सारे के सारे प्राकृतिक है। उसके बाद के जितने भी तत्व है वो सारे ट्रांस यूरेनिक तत्व है ना, कि सारे के सारे संश्लेषित तत्व है। तो फर्स्ट में अपन बात करेंगे धातु के बारे में। धातु होता क्या है, इसकी अगर मैं परिभाषा दूं तो कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करता है, उसे अपन धातु के नाम से जानते हैं ना। धातु क्या होती है, तो धातु को अपन परिभाषित करते हैं कि कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं, और धनायन का निर्माण करते हैं तो इस गुण को अपन धातु के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट परिभाषा अपन लिखते हैं धातु के बारे में। धातु क्या होती है, धातु जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं मेटल, धातु या इसको मेटल के नाम से जानते हैं। धातु क्या होती है, तो धातु के बारे में लिखते हैं ऐसे पदार्थ, या फिर लिखते हैं वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, धनायन का निर्माण करते हैं, तो इसे धातु कहते हैं ना। तो इसे धातु कहते हैं। धातु क्या होता है, तो धातु को अपन ने सिंपल बिल्कुल अच्छे शब्दों में परिभाषित किया है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, तो उसे धातु के नाम से जानते हैं।
और कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उसमें धनायन बनता है, कैटायन का निर्माण होता है। तो मान लो यहाँ पे कोई भी तत्व है ए, इस ए तत्व ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा तो ए से ए प्लस बनेगा और इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो गया अलग। तो ये था कोई तत्व जिसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तब ये धनायन बना है, इसका मतलब ये तत्व धातु है। इतना साइंस कहती है, खत्म। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर सोने का फॉर्मूला होता है, प्रतीक होता है Au। सोने के साथ में चांदी ना, सोना चांदी, चांदी का प्रतीक लिखते हैं Ag, चांदी। चांदी के साथ में तांबा, तांबे का प्रतीक लिखा जाता है Cu, तांबे के नाम से जानते हैं। एल्यूमिनियम या फिर है ना एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जिसको अपन Al के नाम से लिखते हैं। खूब सारे तत्व है जो धात्विक अवस्था में पाए जाते हैं, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा, तो ये सारे तत्व धातु के रूप में होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और किसी तत्व में, किसी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है तो उसको अपन नॉन मेटल कहते हैं, उसे अपन अधातु के नाम से जानते हैं। तो अगला पॉइंट आता है, इसको आप नोट करते जाओ साथ साथ में, है ना। हैंड रिटन नोट्स आप लोग अच्छे से तैयार करो, हर चीज को साथ में लिखते हुए भी जाओ, है ना। तो चलते हैं आगे, और अगला पॉइंट आता है अधातु। अधातु या इसको अपन नॉन मेटल भी कहते हैं, अधातु या नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है, इसकी अपन परिभाषा अगर लिखे तो अधातु को अपन परिभाषित करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं, ऋणायन का, नॉन मेटल का निर्माण करते हैं, तो इसे अधातु कहते हैं। तो इसे नॉन मेटल, है ना, तो इसे नॉन मेटल या फिर अधातु के नाम से जानते हैं। अधातु क्या होते हैं, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं, तो उसे अधातु के नाम से जानते हैं या उसको नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। उदाहरण के रूप में कोई भी तत्व है A, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से A नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको अपन अधातु के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल लिखे अगर, तो एग्जाम्पल की सीरीज के अंदर खूब सारे नाम आते हैं जिसमें सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम, सल्फर, ये सारे के सारे नॉन मेटल की सीरीज में आती है। अब आप लोग आंदोलन करोगे, सर नियॉन और हीलियम ये इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करते ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते तो इसमें खूब सारी ऐसे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, तो ये धातु नहीं है, अधातु की सीरीज में आते हैं। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऑर्गन, जिनॉन, रेडॉन, खूब सारी गैसेज रहती है, तो ये सारी की सारी इस सीरीज में आती है ना। और धातुओं के रूप में आप देखोगे तो धातुओं की सीरीज में खूब सारे तत्व आते हैं, जिसमें लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, इन सभी को अपन आसानी से पहचान भी सकते हैं, है ना। तो ये कुछ धातु रहते हैं। अब बात करेंगे अपन धातुओं के कुछ भौतिक गुणों के बारे में, है ना, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, धातुओं के कुछ भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हेडिंग आप नोट करोगे, धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातुओं के भौतिक गुणों की तरफ चलते हैं। धातुओं के भौतिक गुणों को अपन देखें तो धातुओं में खूब सारे भौतिक गुण पाए जाते हैं। जैसे अपन धातुओं को देखें तो धातुओं की जो शुद्ध रूप से धातुओं की जो सतह होती है वो हमेशा चमकदार होती है, और इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटेलिक लचर, है ना।
शुद्ध रूप में, अपने शुद्ध रूप में धातुओं की सतह हमेशा चमकदार होती है और इस गुण को धात्विक चमक के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका पहला गुण होता है, पहली प्रॉपर्टी जो होती है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनका छोटा सा टुकड़ा लेकर के और तेज धार वाले चाकू से अपन काटने की कोशिश करते हैं तो कटते तो नहीं है, लेकिन सोडियम फिर भी कट जाता है। और सोडियम जब कटता है तो उसकी सतह को देखोगे तो क्या उसमें चमक पाई जाती है ना। तो धातुएं हमेशा कठोर भी होती है और इसमें धात्विक चमक भी पाई जाती है। लेकिन दो धातु, एक तो याद रखोगे पोटेशियम और दूसरा सोडियम, ये इतनी नरम होती है, इतनी कोमल धातुएं होती है कि इनको चाकू से काट सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो सोडियम और दूसरी पोटेशियम। तो धात्विक गुणों के अंदर या फिर भौतिक गुणों के अंदर फर्स्ट पॉइंट अपन नोट करते हैं कि धातु या फिर शुद्ध रूप से नोट करते हैं अपन, शुद्ध रूप से धातुओं में या धातु की सतह, शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की सतह चमकदार होती है, इसे या इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं या इसको मेटेलिक लचर कहते हैं। मेटेलिक लचर कहते हैं। धातुओं की जो सतह होती है वो शुद्ध रूप से चमकदार होती है और इस गुण को अपन धात्विक चमक के नाम से जानते हैं, इसको मेटेलिक लचर के नाम से जानते हैं। खूब सारे एग्जाम्पल आप देखोगे तो जैसे आप लोग चांदी देखो या फिर चांदी के साथ में सोना है, मरकरी है, सोडियम, ये मैग्नीशियम, इन सभी की सतहों को देखोगे तो ये सतह हमेशा चमकदार होती है। तो धातुओं के अंदर भौतिक गुणों में इनमें धात्विक चमक पाई जाती है और धात्विक चमक लगभग हर धातु के अंदर जो ऊपर की सतह होती है वो शुद्ध रूप से हमेशा चमकदार होती है। दूसरी भौतिक गुणों की प्रवृत्ति कहती है कि धातुएं सामान्यतः ठोस होती है और धातुओं की जो कठोरता होती है वो कुछ अलग अलग होती है ना। धातुओं के अंदर कठोरता कुछ अलग अलग होती है, लेकिन मोस्टली धातुएं हमेशा ठोस होती है। तो अगला पॉइंट आता है कि सेकंड पॉइंट है, सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये इनका सेकंड पॉइंट रहता है। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा कि एक धातु है जिसका नाम है मरकरी, या सिंपल उसको अपन पारे के नाम से जानते हैं। और पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। याद रह जाएगा ना, एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो उसका नाम है मरकरी, या जिसको अपन पारे के नाम से जानते हैं। तो वो पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है। दो धातुएं और है, एक तो सोडियम और दूसरी पोटेशियम। ये थोड़ी सी कोमल धातुएं होती है जिनको अपन चाकू की सहायता से काट सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है ना। तो नेक्स्ट इसमें आप नोट करोगे, नोट करने में अपन लिखते हैं कि एक तो धातु जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल, लेकिन धातुएं ठोस होती है जिसमें अपन लोग मैग्नीशियम देख सकते हैं। मैग्नीशियम के साथ में आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, सिल्वर के साथ में चांदी के साथ में ओरम Au है। तो ये मोस्टली ठोस अवस्था में होती है। लेकिन अपवाद के केस में आप याद रखोगे ना, अपवाद के केस में जिसको अपन एक्सेप्शन कहते हैं, तो एक्सेप्शनल में आप लोग याद रखोगे, एक्सेप्शनल के अंदर एक तो आप चीज याद रखोगे यहाँ पे एक्सेप्शनल में कि जो मरकरी है, मरकरी जिसको अपन पारा भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है Hg, मरकरी पारा या Hg। तो यह शुद्ध रूप से रूम टेम्परेचर पर या शुद्ध रूप से द्रव अवस्था में पाई जाती है। शुद्ध रूप से द्रव अवस्था में पाई जाती है, शुद्ध रूप से द्रव अवस्था में
पाई जाती है। एक तो ये पॉइंट याद रखोगे। मरकरी या पारा, जिसका फॉर्मूला सूत्र सिंबल प्रतीक अपन लिखते हैं Hg, और ये शुद्ध रूप से द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये पॉइंट याद रखोगे। सेकंड अपन अपवाद के केस में लिखते हैं सोडियम और पोटेशियम, सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, पोटेशियम का प्रतीक होता है K। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों मेटल थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, और सॉफ्ट होने के कारण इनको चाकू की सहायता से काट सकते हो। बाकी धातुएं मोस्टली ठोस अवस्था में पाई जाती है, थोड़ी सी कठोर भी होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन इनका घनत्व देखा जाए तो थोड़ा सा कहीं कम होता है, और ये कोमल धातुएं होती है। तो सोडियम पोटेशियम कोमल धातुएं होने के कारण, कोमल धातुएं होने के कारण, कोमल धातुएं होने के कारण चाकू द्वारा इन्हें काटा जा सकता है, चाकू द्वारा इन्हें काटा जा सकता है, चाकू द्वारा इन्हें काटा जा सकता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर धातुओं की ठोसपन के ऊपर पॉइंट पूछा जाता है। आप अगर जैसे लोहा है या फिर जिंक या फिर सीसा या कॉपर, इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इनको अगर हथौड़े से पीटो, तो आपने देखा होगा कि इन धातुओं को हथौड़े से पीटने पर ये फैल करके एक चादर का रूप ग्रहण कर लेते हैं। और पीटने पर अगर कोई पदार्थ फैलता है, ऐसे यूं पतली सी शीटें बन जाती है, उसमें चादर बन जाती है, तो इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं। और सोना और चांदी दो ऐसे मेटल है, दो ऐसे धातु है जिसमें सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता होती है, सबसे आघात वर्धनीय धातु है ना। कौन कौन सा? एक सोना और दूसरा चांदी। तो अगला पॉइंट अपन नोट करते हैं, धातुओं के अंदर जो उस गुण का नाम है आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, या इसको नाम देते हैं मैलिएबिलिटी ना, मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी, या इसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता की परिभाषा में अपन स्पष्ट करते हैं कि धातुओं को हथौड़े की सहायता से पीट करके पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है, पतले चादर के रूप में उसको बदला जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है, और सेकंड नंबर पे आती है चांदी, है ना। तो सोना और चांदी, इसमें बहुत ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो आघात वर्धनीयता में अपन लिखते हैं धातुओं को पीट कर, धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में, पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है, पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। इस गुण को, इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं, इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो ये आघात वर्धनीयता है, या इसको मैलिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। और इसी में आप याद रखोगे सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है, सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातुएं है, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातुएं है। और इसमें भी अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सबसे ज्यादा में एग्जाम्पल आता है यहाँ पर सोने का। सोना सबसे ज्यादा है, जिसका प्रतीक है Au, और चांदी का प्रतीक लिखा जाता है Ag। तो Ag 2 नंबर पे आता है, लेकिन सोना फर्स्ट नंबर पे रहता है। दोनों ही आघात वर्धनीयता अच्छी रखती है, लेकिन सोना और चांदी दोनों को देखा जाए तो उसमें सोने की आघात वर्धनीयता सबसे ज्यादा आती है। ओके, कुछ अपन गुणों को और भी देखते हैं, है ना। तो जैसे आप देखते हो कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनको अगर अपन खींचे तो खींच करके इनको पतले तार के रूप में भी ढाला जा सकता है
ना। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में भी ढाला जा सकता है, और इस पतले तार के रूप में खींचने की जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, उस गुण को अपन तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी के नाम से जाना जाता है। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु भी है। आपको ये जान करके बहुत अच्छा आश्चर्य होगा ना, अपनी एनसीईआरटी किताब क्लियर कहती है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सरप्राइज तो होगा ही, आप लोग यूं आश्चर्यचकित होंगे कि 1 ग्राम सोना और 2 किलोमीटर लंबा तार, ना 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 सर, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन ये रियल पॉसिबल है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा होता भी है। बस एक सिंगल एटम टू एटम उनको जोड़ते हैं, आराम से 2 किलोमीटर तार लंबा बनाया जा सकता है। ये उसके लिए भी टेक्नोलॉजी काम करती है ना। तो धातु के पतले तार खींचने की जो क्षमता होती है, तो इस गुण को अपन तन्यता के नाम से भी जानते हैं। तो अगला पॉइंट अपन नोट करते हैं, जिस गुण को कहते हैं तन्यता। यस, गुण का नाम है तन्यता, या इसको कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं, तन्यता के नाम से जानते हैं। तन्यता को अपन परिभाषित करते हैं तो लिखते हैं धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है, पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। और इस गुण को तन्यता कहते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। पतले तार के रूप में बदलने की जो क्षमता होती है, इस क्षमता को अपन तन्यता के नाम से भी जानते हैं। और तन्यता के अंदर देखोगे तो सबसे ज्यादा जो तन्य धातु है उसमें नाम आता है सोना। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है ना। और अपन लिखते भी है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार भी खींचा जा सकता है। आघात वर्धनीयता और तन्यता के कारण हमारी खूब सारी आवश्यकता उनकी पूर्ति भी होती है। जैसे आपने देखा होगा, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, वो जब बनाते हैं तो उसमें बनाने के बर्तन हमेशा एल्यूमिनियम से, कॉपर से बनाते हैं। उसका कारण उसमें आघात वर्धनीयता होती है। और खूब सारे बर्तनों को बनाने के लिए धातुओं का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें आघात वर्धनीयता गुण होता है, उनमें तन्यता का गुण होता है, इसलिए तो इनसे बनाए जाते हैं। अच्छा, जब आभूषण बनाते हैं तो आभूषण सोने से बनाते हैं, चांदी से बनाते हैं, कारण उनमें तन्यता होती है, उनमें आघात वर्धनीयता होती है, और ये गुण ज्यादा होते हैं। इसलिए डेली लाइफ की जो अपनी आवश्यकता है उसके अनुसार इनको आकार भी दिए जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ अपन नोट करते हैं कि जो सोना है, सोना ये सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। सोना, जिसका अपन प्रतीक लिखते हैं AU, सोना, यह सर्वाधिक तन्य धातु है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है, इसमें इसको इंक्लूड करते हैं। एक चीज और याद रखोगे, सोना तन्य धातु के साथ साथ में अपन लिखते हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये भी इसमें नोट करना जरूरी है। तो अगला अपन पॉइंट नोट करते हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये तन्यता के अंदर या फिर डक्टिलिटी के अंदर इनको शामिल किया जाता है। और इसी के अंदर अपन देखें तो खूब सारे जैसे धातु है तो उनसे अपन बर्तन बनाते हैं, या फिर बर्तन बनाने के अंदर ना इसका यूज करते हैं, कारण तो उसमें डक्टिलिटी होती है और मेलिएबिलिटी होती है। कुछ गुण आप धातुओं को देखोगे तो धातुओं के गुणों को आप देखोगे तो धातुओं के अंदर विद्युत की चालकता पाई जाती है, धातुओं के अंदर ऊष्मा की भी चालकता पाई जाती है ना। धातुओं के अंदर विद्युत की, ऊष्मा की चालकता पाई जाती है, कारण ये हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की हमेशा सुचालक होती है, गुड कंडक्टर होती है, कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से चलते हैं और सबसे अच्छे से उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन फ्लो टेंडेंसी के कारण उसमें मैक्सिमम उसमें कंडक्टिविटी पाई जाती है।
तो अपन बात कर रहे थे इसके अंदर जो कंडक्टिविटी पाई जाती है, तो कंडक्टिविटी के ऊपर अपन बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट अपन नोट करते हैं कि धातुओं के अंदर चालकता पाई जाती है। नेक्स्ट, धातुओं में चालकता पाई जाती है। धातुओं में चालकता, चालकता के रेस्पेक्ट में देखें तो मेटल जितनी भी होती है, धातुएं जितनी भी होती है, वो विद्युत की भी चालक होती है और उसके साथ साथ में ऊष्मा की भी चालक होती है ना। विद्युत की भी चालक होती है और ऊष्मा की भी चालक होती है। तो चालकता के अंदर, और इनका गलनांक है वो काफी उच्च होता है, जिसमें आप देखते हो तो एक तो चांदी और दूसरा कॉपर, ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक भी होते हैं। लेकिन इनकी तुलना में आप देखोगे तो एक तो सीसा और दूसरा मरकरी, ये ऊष्मा के थोड़े से कुचालक भी होते हैं। याद रखोगे, धातुएं विद्युत की चालक होती है, लेकिन सीसा और मरकरी ये ऊष्मा के थोड़े से कुचालक होते हैं। ओके, तो इन चीजों को याद रखोगे। तो धातुओं में चालकता, तो चालकता में अपन लिखते हैं कि सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की नहीं, पहले अपन ऊष्मा की बात करते। सामान्यतः धातुएं ऊष्मा की चालक होती है। धातुएं ऊष्मा की चालक होती है ना। खूब सारी मेटल है जो ऊष्मा की हमेशा चालक होती है। और इसी के अंदर अपन लिखते हैं कि धातुओं का गलनांक भी काफी अधिक होता है। चालक होती है, चालक के साथ में धातुओं का गलनांक काफी उच्च होता है। सेकंड पॉइंट, धातुओं का गलनांक सामान्यतः उच्च होता है। गलनांक सामान्यतः उच्च होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफी हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई रहता है। लेकिन अपवाद के रूप में आप लोग याद रखते हो, एक तो सीसा और शीशे के साथ में मरकरी, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और चांदी और कॉपर ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि खाना बनाने के बर्तन जो मोस्टली है वो कॉपर से क्यों बनते हैं। तो कॉपर से इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी चालकता सबसे ज्यादा होती है। आपने चाय बनाने वालों के वो भगोले देखे होंगे, मोस्टली वो लोग हमेशा कॉपर के भगोले यूज करते हैं, कारण उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। मैक्सिमम जो हीट है वो आगे पदार्थ को ट्रांसफर होती है, इसलिए तो है ना। तो अपन लिखते भी है इसके अंदर, चांदी तथा कॉपर विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है ना। तो अपन पॉइंट नोट करते हैं। एक तो चांदी का प्रतीक होता है Ag, सुनो जी, तथा है ना, तथा चांदी, तथा और चांदी के साथ में दूसरा है कॉपर। कॉपर का मतलब क्या होता है, गांव में कॉपर को, एल्यूमिनियम को कॉपर भी कहलाते हैं, लेकिन कॉपर होता है। तो एक तो है चांदी और दूसरा है कॉपर, ये ऊष्मा की सर्वाधिक चालक होती है। ऊष्मा के सर्वाधिक चालक होते हैं। ऊष्मा के सर्वाधिक चालक होते हैं। मैक्सिमम इनके अंदर कंडक्टिविटी पाई जाती है। ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं या सर्वाधिक चालक होते हैं। लेकिन अपवाद के केस में याद रखोगे, एक तो सीसा और दूसरा मरकरी, ये ऊष्मा के कुचालक भी होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट अपन नोट करते हैं, इसी के अंदर अपन नोट करते हैं, अपवाद के रूप में नोट करते हैं, एक्सेप्शन के अंदर नोट करते हैं। एक्सेप्शन याद रह जाएगा, सर क्या लिख रहे हो, अपवाद लिख दो। तो ये अपवाद है ना। बीच में शायद मैंने कहीं उपवाद तो नहीं लिखा, मेरे को ऐसा याद आ रहा है। हाँ, उपवाद, यस यस यस, ये मेरे को याद आ गया कि मेरा माइंड कह रहा है कहीं न कहीं मैंने उपवाद लिखा है, तो इसको अपवाद कर दो, एक्सेप्शन कर दो। आप भी कहेंगे सर क्या पापा ये सब करते रहते हो, छोटे। चलो भाई बात करते हैं यहाँ पर। और अपवाद के अंदर, अपवाद से मेरे को उपवाद याद आ गया था। और अपवाद में अपन लिखते हैं, एक तो क्या था, यस, एक तो था यहाँ पर जो लेड है जिसको बोलते हैं सीसा। शीशे का प्रतीक लिखा जाता है Pb, और Pb के साथ में दूसरा है मरकरी, या जिसको अपन बोलते हैं पारा, Hg। तो सीसा तथा मरकरी, मरकरी को बोला तो पारा, पारे का प्रतीक बोला तो Hg। तो एक तो सीसा तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ में जो हीट की कंडक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम पाई जाती है। सिलेबस में देखोगे तो आपके डायग्राम भी देख रहा है, और डायग्राम के अंदर एक स्टैंड दे रखा है और साथ में ऊपर एक पिन दे रखी है, धातु का तार लगा रखा है। और उसको जब हम बर्नर से जलाते हैं तो बर्नर से जलने पर कुछ यूं होता है कि उसके सिरे पर
अगर कोई मोमबत्ती से या पिन को लगा रखा है तो पिन धीरे धीरे जैसे ही, मैं दिखा देता हूँ आपको, डायग्राम दिखा देता हूँ सर क्या समझा रहे हो। तो ये नॉर्मल एक स्टैंड लगा रखा है और इस स्टैंड के साथ में, स्टैंड कहाँ पड़ा है, स्टैंड इधर पड़ा है। ये स्टैंड इधर पड़ा है। इस स्टैंड के साथ में इधर की तरफ एक और स्टैंड पड़ा है, ये यहाँ पे एक और स्टैंड पड़ा है। ओके, और इन दोनों स्टैंड को यहाँ से अपन टाइट कर देते हैं। ये यहाँ से कर दिया, यहाँ से इसको टाइट करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा मोम लगा करके और एक ऑल पिन को ऐसे लगा देते। ये ऑल पिन मोम लगा करके ऐसे लगा दिया ऑल पिन को। इधर की तरफ अपन मोमबत्ती जला देते। ये मोमबत्ती जला देते। बर्नर तो अपने पास में है नहीं, गरीब लोग हैं, तो ये इधर की तरफ मोमबत्ती लगा दी। और मोमबत्ती से जैसे ही अपन फ्लेम लगाते हैं तो ये मोमबत्ती इधर से जल भी रही है। और मोमबत्ती जैसे ही जलती है तो यहाँ से फ्लेम के कारण जो लोहे की छड़ लगा रखी है वो लोहे की छड़ गर्म होती है। ऊपर की तरफ धातु का तार है, ये धातु का तार है, ये धातु का तार है। और इधर की तरफ मोमबत्ती है, मोमबत्ती। इधर की तरफ स्टैंड लगा रखा है, स्टैंड लगा रखा है, ये स्टैंड लगा रखा है। इधर की तरफ बच्चा नहीं, आपको ऐसे दिख रहा होगा सर एक छोटू सा बच्चा है, नहीं, ये इधर की तरफ एक पिन लगा रखी है और ऊपर मोम लगा रखा है। आप इसको गर्म करते जाओगे तो थोड़ी देर में जैसे ही धातु की तार गर्म होगी तो जो ऑल पिन लगा रखी है वो मोम थोड़ा सा मेल्ट होगा, पिघलेगा तो ऑल पिन ऊपर जाएगी ना। आर्किमिडीज नहीं, न्यूटन साहब कहते थे कि पिन नीचे की तरफ आएगी तो ग्रेविटी काम करेगी और ये नीचे आकर गिरेगी। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर हो ये रहा है कि जैसे तार को आप गर्म करोगे तो उसमें ऊष्मा आगे से आगे ऐसे ट्रांसफर हो रही है। ऐसे आप गर्म करोगे तो यहाँ आपने ऑल पिन लगा रखी है, मोमबत्ती इधर है, तो धीरे धीरे पूरी रोड गर्म होगी और इधर जैसे गर्म होगी तो मोमबत्ती यहाँ से पिघलेगी और पिन नीचे गिर जाएगी। यही तो होगा। और ये प्रक्रिया जब होती है धातुओं के अंदर, ऊष्मा का जो ट्रांसफरिंग होता है, धातुओं में जो ऊष्मा आगे से आगे ट्रांसफर होती है, उस विधि को अपन चालन विधि कहते हैं। एक होता चालन, और जो पानी होता है उसमें संवहन होता है। जो वातावरण के अंदर ऊष्मा चलती है उसको अपन विकिरण माध्यम भी कहते हैं। तो यहाँ पर चालन के माध्यम से ऐसा प्रोसेस होता है। समझ में आया कुछ? यस, क्या क्या समझ में आया? आपने बहुत अच्छे से देखा है कि सर एक तो चांदी और उसके साथ में कॉपर, ये बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। एक तो सीसा और दूसरा मरकरी, ये ऊष्मा के कुचालक भी होते हैं, है ना। तो ये अपन चालकता देख रहे थे और चालक भी अपन ने चालकता जो देखी है, ये चालकता अभी तक केवल अपने ऊष्मा की चालकता देखी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर जो विद्युत की चालकता है वो कैसी होती है, किस रूप में होती है, तो उसको भी देखते हैं नेक्स्ट में। तो अगला पॉइंट अपन देखते हैं विद्युत की चालकता। नेक्स्ट, विद्युत की चालकता। विद्युत की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत की चालकता कैसी कैसी और किस किस रूप में पाई जाती है। आपने कुछ ऐसे पॉइंट देखे भी होंगे, मोस्टली जो घरों के अंदर बिजली अपने घरों तक पहुंचती है, उस बिजली के तार के ऊपर ना, बिजली के तार जहां भी हो, मैं कहाँ दिखाऊं, यहाँ कोई बिजली का तार ही नहीं है मेरे पास में, कुछ भी नहीं है। यस, बिजली का तार है मेरे पास में। आप लोग देखोगे तो जैसे ये बिजली का तार है, इस बिजली के तार के ऊपर ये देखो, ये ऊपर जो रबड़ चढ़ा हुआ है, इस रबड़ को अपन पीवीसी रबड़ कहते हैं, है ना। ऐसे आप देखोगे तो ये व्हाइट पे ब्लैक आपको दिख जाएगा। तो ये जो नॉर्मल वायर है, इस वायर के ऊपर ये कोटिंग चढ़ी हुई है, इस कोटिंग को अपन पीवीसी कोटिंग कहते हैं। इस पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और ये रबड़ की जो परत चढ़ी हुई है, ये रबड़ की परत जो सामग्री इस पे चढ़ी हुई है, ये विद्युत रोधी का भी कार्य करती है। ये विद्युत रोधिता क्यों होती है, इसका कारण होता है कि दो तार अगर जिसके ऊपर विद्युत रोधी परत नहीं हो, पीवीसी की परत नहीं हो, पॉलीवाइनिल क्लोराइड की अगर परत नहीं हो, तो दोनों तार ऐसे पास में आएंगे और पास में होंगे तो जलना तो ट्यूबलाइट होना है, लेकिन यहीं पे तुम्हारे वो ट्यूबलाइट जल जाएगी। समझ रहे हो ना। दोनों तार अगर ऐसे मिलेंगे तो क्या हालत होती है, आग निकलती है, पूरी की पूरी जबरदस्त आग निकलती है।
तो आपने देखा होगा कि जो तार होते हैं उन तार से घर तक अपने बिजली आती है, तो उन तारों के ऊपर एक विद्युत रोधी परत ना, विद्युत रोधी सामग्री एक परत चढ़ी होती है। और ये ऐसी परतें क्यों होती है? तो इसका कारण होता है कि धातुएं, जब किसी धातु के अंदर से करंट चलता है, तो करंट चलता है इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। इसका मतलब धातुएं हमेशा विद्युत की चालक भी होती है। तो विद्युत की चालक होती है। तो इसको अपन नोट करते हैं, और नोट करने पर अपन लिखते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत की चालकता पाई जाती है, के कारण विद्युत की चालकता पाई जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत की चालकता पाई जाती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत की चालकता पाई जाती है। ये एक तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो विद्युत रोधी तार है ना, विद्युत रोधी तार है, ऊपर की तरफ जो परत चढ़ी होती है, उस परत में कौन सा पदार्थ होता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो अगला पॉइंट अपन पूछते हैं, बनाते हैं यहाँ पर कि तारों पर विद्युत रोधी परत के रूप में, विद्युत रोधी परत के रूप में पीवीसी का लेप किया जाता है। पीवीसी का लेप होता है, इसके ऊपर पीवीसी का लेप होता है। और इस पीवीसी का पूरा नाम अगर देखें तो इस पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड, ये इंग्लिश का नाम हो गया पॉली विनाइल क्लोराइड। हिंदी में इसको कहते हैं पॉली वाइनिल क्लोराइड। क्या नाम देते हैं? ये तो इंग्लिश का नाम है पॉली विनाइल क्लोराइड, ऐसे इंग्लिश में बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं पॉली वाइनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? पॉली वाइनिल क्लोराइड। तुम लोग आंदोलन करोगे, सर नहीं तो हम हिंदी वाले हैं। तो लो हिंदी वाले, तुम्हारे लिए है पॉली वाइनिल क्लोराइड। आप लोग इसको राइट करोगे पॉलीवाइनिल क्लोराइड, है ना। ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड के नाम से इसको जाना जाता है। ये तुम लोग याद रखोगे, ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए सही है ना। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, ये तांबे के तारों के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थों की परतें चढ़ी होती है। और अगर ऐसा नहीं हो तो उसमें करंट चलता भी है ना। इसके लिए आप देख सकते हो, जैसे अपन नॉर्मल एक सर्किट बनाएं तो यहाँ पे एक बैटरी है, ये बैटरी, और इस बैटरी के अंदर ये प्लस का टर्मिनल, ये माइनस का टर्मिनल। यहाँ पे लगा दिया एक स्विच के बाद में इधर की तरफ लगा दिया रेगुलेटर, या जिसको आप नाम देते हो रियोस्टेट। और इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, धारा का मान कम ज़्यादा कर सकते हो। इधर की तरफ आप लोगों ने लगा दिया एक बल्ब ना। बल्ब लगाने के बाद में यहाँ पे तांबे के तार को आगे कुछ नहीं जोड़ना है। यस, जोड़ना चाहो तो आप लोग कुछ लगा सकते हो, और उसके बाद में इसको जाकर के यहाँ मिला दिया। और जैसे ही आप इनको जोड़ोगे तो इसके अंदर बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट ऐसे चलेगा, करंट ऐसे चलेगा, करंट ऐसे चलेगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और बैटरी से ये जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ये तारों के अंदर जो करंट चल रहा है, करंट क्यों चल रहा है, इसके पीछे मेन रीजन होता है कि जो धातु है उसमें विद्युत की चालकता पाई जाती है। बस इतना सा ही मैं कहना चाहता हूं। तो विद्युत की चालकता धातुओं में पाई जाती है। उसके बाद में अगला पॉइंट कहता है कि धातुओं की सतह को आप लोग हथौड़े से अगर पीटो, या धातु किसी कठोर सतह से जब टकराती है तो उसके अंदर से आवाज उत्पन्न होती है। और आवाज उत्पन्न होने का जो गुण है उसको अपन सोनोरस कहते हैं, उसको अपन ध्वनिकता के नाम से जानते हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा स्कूल की घंटी हमेशा धातु से बनी होती है। वहां प्लास्टिक की घंटी लटका दो, बजेगी क्या? लास्ट कमरे तक आवाज जाएगी क्या? लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो विद्युत की चालकता के साथ साथ में ये जितनी भी धातुएं हैं, ये धातुएं किसी कठोर ठोस सतह से टकराती है तो आवाज भी उत्पन्न होती है। और इसी आवाज उत्पन्न होने के कारण जो स्कूल की घंटियां हैं वो हमेशा धातु से बनाई जाती है। तो अगला पॉइंट अपन नोट करते हैं, धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या ना, इसके अंदर ध्वनिकता का गुण, ध्वनिक गुण के अंदर अपन नोट करते हैं कि जब ना, ये कलर दिखेगा नहीं। यस, अगला अपन नोट करते हैं कि जब
धातुएं जब धातुएं किसी कठोर सतह से धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो आवाज उत्पन्न होती है, तो आवाज उत्पन्न होती है, आवाज उत्पन्न होती है। इस गुण को ध्वनिकता, इस गुण को ध्वनिकता, ध्वनिकता को दूसरा शब्द देते हैं सोनोरस। इस गुण को ध्वनिकता या सोनोरस कहते हैं। इस गुण को ध्वनिकता या सोनोरस के नाम से भी जाना जाता है। ध्वनिकता कहते हैं या इस गुण को अपन सोनोरस के नाम से भी जानते हैं। ओके, इतना आपको याद रह जाएगा, ध्वनिकता कहते हैं। और इसी आधार पर अपन देखते हैं कि स्कूल की जो घंटी है वो हमेशा धातु से बनाई जाती है, कारण उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए है ना ध्वनिकता कहते हैं। और सेकंड पॉइंट अपन लिखते हैं कि स्कूल की घंटी भी लिखते हैं स्कूल स्कूल स्कूल, स्कूल की घंटी भी इसी कारण, स्कूल की घंटी भी इसी कारण धातु से बनी होती है, धातु से निर्मित होती है, जिससे आवाज उत्पन्न होती है, जिससे आवाज, अंग्रेज इसको कहते हैं साउंड, जिससे आवाज उत्पन्न होती है ना, तो इससे आवाज भी उत्पन्न होती है। तो ये कुछ ध्वनिकता के गुणों के रेस्पेक्ट में था। मोस्टली धातुओं के जो गुण आपकी बुक में दे रखे हैं वो मोस्टली अपन ने क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद में कुछ अधातुओं के बारे में भी अपन देखते हैं। और अधातु मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते, ऋणायन बनाते, तो इस गुण को अपन अधातु के नाम से जानते। और अधातु की जो टेंडेंसी होती है, ये अधातुएं धातुओं की तुलना में बहुत कम भी पाई जाती है, जिसमें कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये कुछ अधातुओं के उदाहरण भी है। इसमें भी कुछ अपवाद के केस भी होते हैं। मोस्टली अपन देखें तो अधातुएं लगभग गैस अवस्था में पाई जाती है। जैसे आप देख लो, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी की सारी लगभग गैसें हैं। लेकिन एक ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लगभग सारी अधातुएं या तो ठोस है या फिर गैस है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कम से कम द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं के समान अधातुओं के भी खूब सारे गुण हैं, उनको भी अपन देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन सभी को पढ़ेंगे अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए थैंक यू। फिर अपन धातुओं के रासायनिक गुणों को भी पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें हैं तो मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इस क्लास को मैं यहीं फिनिश की तरफ ले जाता हूँ, है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपन अधातु के बारे में या फिर नॉन मेटल के बारे में। अगला पॉइंट है अधातु, या इसको अपन कहते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल की परिभाषा मैंने पहले ही दे दी है। परिभाषा में अपन ने लिखा भी है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते, ऋणायन का निर्माण करते, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं, तो इस गुण को अपन अधातु कहते हैं। अधातुओं के एग्जाम्पल को देखोगे तो एग्जाम्पल के अंदर खूब सारे एग्जाम्पल है, जिसमें कार्बन, सल्फर, आयोडीन, आयोडीन के साथ में ब्रोमीन ना, ये ब्रोमीन के भी खूब सारे लक्षण अभी देखेंगे अपन। ब्रोमीन तो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, है ना, तो ऐसे ऐसे कुछ तत्व है, ये सारे के सारे अधातु में पाए जाते हैं। अधातु प्रकृति में कुछ कम है और धातुएं प्रकृति में ज्यादा है, ये चीज भी अपने को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन का केस अभी अपन देख रहे थे कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन जिसका फॉर्मूला लिखा जाता है Br, तो ये ब्रोमीन अपवाद के रूप में द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है।
याद रखोगे द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इस पॉइंट को याद रखोगे। उसके बाद में खूब सारे तत्वों के रेस्पेक्ट अपन देखते हैं, तो खूब सारे इनके अपवाद भी चलते हैं, उनको अपन थोड़े अपवाद के केस की तरफ भी चलते हैं। तो अधातु और अधातु के बाद में कुछ धातु और अधातु के बीच में अपवाद के जो केस चलते हैं, तो उनको मैं आगे लेकर के चल रहा हूँ। यस, यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। धातुओं में मैंने नोट भी करवाया था कि आपने देखा भी था कि मोस्टली धातुएं ठोस पाई जाती है, लेकिन एक धातु है जिसका नाम है मरकरी, या जिसको अपन कहते हैं पारा। और पारा प्रकृति के अंदर एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं मिलकर के द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक तो चीज ये याद रखोगे, धातुओं का जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है, लेकिन उसमें भी आप लोग याद रखोगे एक गैलियम और दूसरा सीजियम, इनका गलनांक बहुत कम होता है। और इनको आप लोग हथेली पे रख दो, एक गैलियम और दूसरा सीजियम, तो हथेली पर रखोगे तो ये पिघलने लग जाती है ना। ये पॉइंट भी इनका याद रखोगे। तो कुछ अपन अपवाद के केस के रूप में भी चलते हैं ना। अपवाद के रूप में भी कुछ केस चलते हैं। तो अपवाद के केस के अंदर अपन फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट करते हैं। अपवाद के केस में, तो अपवाद में अपन फर्स्ट लिखते हैं कि जो मरकरी है, मरकरी या जिसको अपन कहते हैं Hg, मरकरी, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक चीज तो ये याद रखोगे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि धातुओं का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो सामान्यतः ज्यादा होता है, लेकिन दो धातु जिसमें एक का नाम है गैलियम, दूसरे का नाम है सीजियम, इनका गलनांक मोस्टली बहुत कम होता है। तो सेकंड पॉइंट है धातुओं का गलनांक उच्च होता है। धातुओं का गलनांक उच्च होता है, लेकिन गैलियम तथा सीजियम, गैलियम तथा सीजियम, गैलियम का फॉर्मूला है Ga और सीजियम का फॉर्मूला है Cs। गैलियम तथा सीजियम ना, एक तो है गैलियम और दूसरा है यहाँ पर सीजियम, लेकिन गैलियम और सीजियम इन दोनों की रेस्पेक्ट में देखोगे तो इनका है ना, एक गैलियम और सीजियम, तो गैलियम सीजियम को देखोगे तो इनका गलनांक बहुत कम होता है, लेकिन गैलियम सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इन्हें हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। इन्हें हथेली पर रखने से पिघल जाती है। इन्हें हथेली पर रखने से पिघल जाती है ना। दिल पिघल जाता है, ये बेचारी पिघल जाती है, तो ये पिघलने लग जाती है या फिर पिघल जाती है, तो ये पॉइंट भी याद रखोगे। तीसरा पॉइंट आप थोड़ा सा अपवाद के अंदर अधातुओं में याद रखोगे कि मोस्टली धातुएं चमकीली होती है, लेकिन एक आयोडीन ऐसी अधातु है जो अधातु होते हुए भी चमकीलापन होता है, उसमें धातुओं में चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में आयोडीन का नाम आता है, उसमें भी धातुओं की तरह चमक पाई जाती है। तो नेक्स्ट अपन नोट करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमक पाई जाती है, होते हुए भी इसमें चमक पाई जाती है। आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है, अधातु है, और अधातु होते हुए भी इसके अंदर एक चमक पाई जाती है। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग याद रखोगे। उसके बाद में थोड़ा सा पॉइंट में कार्बन की तरफ ले जाऊंगा कि कार्बन भी एक अधातु है, और कार्बन खूब सारे रूपों में, अपर रूपों के रूप में पाया जाता है, और कार्बन के खूब सारे अलग अलग जो रूप है उसको अपन अपर रूप कहते हैं, जिसमें हीरा एक कार्बन का अपर रूप है। वो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। अपन कहते हैं कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन प्रकृति में कार्बन एक अधातु होते हुए भी प्रकृति में सबसे
कठोर पदार्थ के रूप में कार्बन को अपन इंक्लूड करते हैं। तो अगला अपन अपवाद का केस लिखते हैं 4 नंबर, कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप हीरा प्रकृति में ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। प्रकृति में ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। प्रकृति में ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है कौन? हीरा। तो हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थों के अंदर शामिल होता है। और उसके साथ में देखोगे तो इसका जो गलनांक और क्वथनांक है वो भी काफी उच्च होता है। और कार्बन का एक अपर रूप है जिसका नाम है ग्रेफाइट, और ये विद्युत का सुचालक भी होता है। नॉर्मल कार्बन जो कि एक अधातु है तो उसमें चालकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट जिसमें विद्युत की चालकता पाई जाती है। तो सेकंड पॉइंट अपन लिखते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं 5 नंबर पे, कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप एलोट्रोप जिसका नाम है ग्रेफाइट। कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट में लिखते हैं कि इसमें विद्युत की चालकता पाई जाती है। इसमें विद्युत की चालकता पाई जाती है, इसमें विद्युत की चालकता पाई जाती है। तो इसमें विद्युत की चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसमें पाया जाता है। ये भी आप चीज़ें याद रखोगे। कुछ चीज़ें आप धातुओं के ठोसपन पे भी याद रखते हैं, जिसमें धातुएं मोस्टली हमेशा ठोस होती है, लेकिन आप लोग ध्यान रखोगे एक तो है लिथियम, एक सोडियम और एक पोटेशियम। इतनी मुलायम धातुएं हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके गलनांक और इनके जो घनत्व है वो भी थोड़े से कुछ कम होते हैं। 3 धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मुलायम भी है, चाकू से काट सकते हैं। इनके घनत्व और उसके साथ में इनके गलनांक थोड़े से कम भी होते हैं। तो इस पॉइंट को भी अपन नोट करेंगे। तो अगला पॉइंट अपन नोट करते हैं कि धातुओं के अंदर धातुएं सामान्यतः ठोस होती है, लेकिन यहाँ पर लिथियम के साथ में सोडियम तथा पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम धातुएं हैं। कैसी है? मुलायम धातुएं है। मुलायम धातुएं चाकू से काटी जा सकती है, चाकू से काटी जा सकती है। इनको चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काटी जा सकती है, तथा इनका गलनांक व घनत्व कम होता है। गलनांक और घनत्व कम होता है, डेंसिटी भी कम होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। तो ये कुछ अपवाद के केस थे जो अपन ने मोस्टली धातुओं के रेस्पेक्ट में देखा भी है। और इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है उसमें अपन धातु अधातु इनके गुण भी लिखते हैं। एक चीज़ आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हो, पिछली क्लास क्या पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड भी देती है, कुछ अधातु के ऑक्साइड भी होते हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो होते हैं अम्लीय प्रकृति के, और धातु के ऑक्साइड मोस्टली क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इन चीज़ों को भी अपन यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। लिखते हैं कुछ ऐसे लिखते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड, है ना, धातु के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? तो धातु के ऑक्साइड में मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड है ना। ये सारे के सारे धातु के ऑक्साइड है, और ये धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन अपन अगर देखें अधातु के ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है, अधातु के जो ऑक्साइड है, ये अधातु के ऑक्साइड जिसमें अपन सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन सभी की प्रकृति को देखोगे तो ये हमेशा धात्विक की जगह अधातु के जो ऑक्साइड है ये हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
ये सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय ना, धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये इनके अंदर कुछ मेजर डिफरेंस रहता है। बाकी अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें धातुओं के सामान्य गुण धर्म, फिर उसमें कंबशन की प्रक्रिया, ये सारा कुछ है। तो क्लास को बहुत आपने अच्छे से देखा, चैप्टर नंबर 3 में आपने एंट्री कर ली है और लगातार आप क्लासों को देख भी पा रहे हो, एंजॉय भी कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ी सी रिक्वेस्ट, आप अपनी स्कूल में हो और आपके स्कूल में खूब सारे बच्चे, उन तक भी ये संदेश दीजिए कि मैं सेजू सर से पढ़ रहा हूँ और रघुवीर जी सेजू सर क्या शानदार मैटर दे रहे हैं, जिसमें साइंस के अंदर हर एक चीज को विथ कॉन्फिडेंस के साथ में एक्सप्लेन करते हुए मैं हर चीज को आपके साथ में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो आपकी स्कूल के अंदर, आपकी क्लास में खूब सारे बच्चे, तो उन तक भी ये संदेश दे दो ताकि उनका भी कुछ भला तो हो जाए, बेचारे पढ़ ले, ये नॉलेज उन तक पहुंचे। ओके, और कोई ज्यादा उतना इन्वेस्टमेंट में नहीं है, बिल्कुल एकदम नाम मात्र के खर्चे के अंदर आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल के अंदर सेजू सर को आप मन पड़े था निकालो, सर पढ़ाओ, है ना, तो हम पढ़ाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो निवेदन, थोड़ा सा बच्चों को आप जरूर मोटिव करें और इन चीज़ों के बारे में भी बताएं, और फिर उसी के साथ अपनी इस क्लास को एंजॉय के साथ में अपन फिनिश की तरफ ले जाते हैं। लेकिन वो कोटेशन याद रखना थोड़ा सा कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा अगर हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। ओके, सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।